हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति। हम करेंगे हमारा एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मैं ट्राई करूँगी कि आपको लाइन बाय लाइन पूरा बेयर एक्ट आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा पीपीटी शो कर देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, ताकि ओवरऑल आपको आइडिया हो जाए कि ये एक्ट हम किस तरीके से करेंगे। तो इस एक्ट में हम करेंगे इंट्रोडक्शन, मिनिमम वेज का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ दिस एक्ट, बैकग्राउंड क्या है इस एक्ट का, ये भी हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं लेकिन उनमें बैकग्राउंड और हिस्ट्री बहुत ही कम बताई जाती है। और एग्ज़ाम में क्या होते हैं कि क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इस एक्ट का बैकग्राउंड क्या है, इस एक्ट की हिस्ट्री क्या है। तो मैं ट्राई करूँगी कि सारी हिस्ट्री हर एक्ट की आपको करवाऊँ पूरा विद सेक्शंस। और सेक्शंस भी मैं सीरियल वाइज आपको करवाऊँ। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, डेफिनेशंस क्या है अलॉन्ग विद सेक्शन। और इजी वे में मैं आपको ये पूरा एक्ट आज समझाऊंगी। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ये देखो, मैंने बहुत एफर्ट लगा के ये पीपीटी आपके लिए बनाया है, ताकि आपके जो पीएसयू के एग्ज़ाम होते हैं, एमबीए के एग्ज़ाम होते हैं, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ये एक्ट आपको बहुत अच्छे से आ सके। और इस एक्ट में से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मैं ट्राई करूँगी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके अदर एक्ट्स भी मैं कंप्लीट करवा सकूँ। तो देखो, ये पूरा एक्ट है, मैंने आपको पूरी पीडीएफ दिखा दी है। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए ये एक्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा मिनिमम वेज एक्ट। मिनिमम वेज का मतलब क्या होता है? मिनिमम वेज का मतलब होता है न्यूनतम मजदूरी। कि अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो कम से कम उसे एटलीस्ट इतना अमाउंट तो मिले कि वो अपने परिवार का खर्चा चला सके। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपका लूँगी हिस्ट्री वाला पोर्शन। मिनिमम वेज इज वन which provide not merely for bare substance of life but also the preservation of the efficiency of the worker। एक वर्कर के लिए मिनिमम वेज क्या होता है? मिनिमम वेज सिर्फ ये नहीं होता कि वो लाइफ को ही सर्वाइव कर सके, बल्कि ये भी होता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके। द मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन वाज हेल्ड एट जिनेवा। जो मिनिमम वेज फिक्सेशन हुआ था वो हुआ था जिनेवा में। ये किया था आईएलओ ने। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है इसकी फुल फॉर्म। और ये हुआ था 1928 में। और इसमें जो आर्टिकल लाए गए थे वो आर्टिकल थे 223 टू 228। ठीक है। और ये किस लिए लाए गए थे? टू रिप्रेजेंट फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज, कि मिनिमम वेज हम प्रोवाइड कर सकें एम्प्लॉयज़ को इन केस ऑफ ट्रेडर्स और पार्ट ऑफ ट्रेड वेयर सच बॉन्ड आर एब्सेंट्स, वेजेस आर एक्सेप्शनली लो। इसमें पहले क्या था कि पहले इंडिया जो था, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं था, अब तो फिर भी है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, जो हमारा सारा ट्रेड और बिजनेस होता था वो कैपिटलिस्ट के हाथ में होता था। तो वो अपने मन के अकॉर्डिंग ही मिनिमम वेज मतलब वेजेस प्रोवाइड करते थे एम्प्लॉयज़ को। और उनकी कंडीशंस ऐसी होती थी कि एम्प्लॉय से वो दिन रात मेहनत करवाते थे लेकिन वेजेस प्रोवाइड नहीं करते थे। तो इसी को ठीक करने के लिए कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मिनिमम वेज एक्ट लाया गया। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड स्लाइड में है कि इसका एम क्या था। द एम ऑफ दीज एक्ट इज़ टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इंडस्ट्री। जो हमारी इंडस्ट्री में लेबर थे, एम्प्लॉय थे, उनको एक्सप्लॉइट होने से प्रिवेंट करना, मतलब बचाना। द एक्ट डज नॉट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज। ये एक्ट डिफाइन नहीं करता मिनिमम वेज, बट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि मिनिमम वेज फिक्स किए जाएँ टाइम टू टाइम। ठीक है। आई होप आपको अभी तक जितना भी मैंने आपको समझाया है वो पॉइंट आपके क्लियर होंगे। ठीक है। अब देखते हैं हम इस एक्ट की हिस्ट्री।
जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, एम्प्लॉयज़ को, लेबर्स को सैलरी नहीं मिलती थी टाइम पे। वेजेस मिनिमम वेज तो बहुत दूर की बात है, कई बार उनको वेजेस भी नहीं दिए जाते थे। तो 1920 में इनिशिएटिव लिया था श्री KGR चौधरी ने। KGR चौधरी ने इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने सेटअप किया था एक बोर्ड का, डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस, कि हम वेजेस का डिटर्मिनेशन करेंगे कि कितनी वेजेस दी जानी चाहिए, कितनी नहीं दी जानी चाहिए। दैन उसके बाद क्या हुआ, 1925 में एक प्राइवेट बिल आया जिसे कहा गया वीकली पेमेंट बिल, वीकली पेमेंट कहा गया। ये UGC नेट के क्वेश्चन में भी आ चुका है कि 1925 में कौन सा बिल आया था, उसका नाम क्या था, ठीक है। फिर उसके 3 साल बाद ही क्या हुआ कि ILO में कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन नंबर 26 और 30 को उसमें अडॉप्टेड किया गया कि ये जो वेजेस हैं उसमें उसको फिक्स किया जाएगा, ठीक है। 1928 में अब आप बताओ, 1920 में श्री KGR चौधरी आए थे, फिर 1925 में एक प्राइवेट बिल आया था, और 1928 में कन्वेंशन नंबर 26 एंड 30 को अडॉप्ट किया गया था ILO में, ठीक है। 1929 में रॉयल कन्वेंशन लेबर में इसकी एक मीटिंग हुई थी जिसके चेयरमैन थे जॉन हेनरी वाइटली, ठीक है। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी ना, इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी, वो हुई थी 1931 में। रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1931 में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ईयर्स इसलिए भी मेंशन किए हुए हैं कि आपको इसकी हायरार्की पता हो। फिर क्या होता है, फिर एक मिनिमम वेज बिल इंट्रोड्यूस होता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 11/4/1946 को, और ये फोर्स में आता है 15/3/1948 को, ठीक है। और ये किस लिए बनाया गया था, इस एक्ट को क्यों बनाया गया था? इस एक्ट को इसलिए बनाया गया था, वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर होते हैं ना, उनके लिए मिनिमम वेज रेट फिक्स करने के लिए ये बनाया गया था। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड मिनिमम वेज फॉर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। जितने भी एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में आते हैं ना, उसको मिनिमम वेज प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे ये वर्ड है जैसे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आपको समझाऊंगी। मिनिमम वेज किसके लिए फ़िक्स किया जाता है? मिनिमम वेज सिर्फ उनके लिए फ़िक्स किया जाता है जो एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। इसमें लिस्ट दी गई है, इसमें शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट 2 पार्ट में आते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसमें आते हैं। तो ये मैं आपको समझाऊंगी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू प्रोवाइड मैक्सिमम डेली वर्किंग आवर, वीकली रेस्ट एंड ओवर टाइम। और प्रोवाइड करना था डेली वर्किंग आवर कितनी होनी चाहिए, वीकली रेस्ट हमें कितना मिलना चाहिए लेबर्स को, और टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ वर्कर बाय फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेज इन सर्टेन इंडस्ट्री, ठीक है, वेयर लेबर इज़ नॉट ऑर्गेनाइज एंड स्वीटेड लेबर इज़ मोस्ट प्रेवलेंट। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमारी स्वीटेड लेबर है, जो बहुत ज़्यादा एफर्ट के काम करती है, और जो लेबर हमारी जो ऑर्गेनाइज नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है, उनके वेलफेयर के लिए मिनिमम रेट फिक्स करना। फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर बाय एंश्योरिंग दैट दे आर पेड मिनिमम वेजेस। और ये इंश्योर करना कि हर वर्कर को मिनिमम वेजेस मिल सके, विच प्रोवाइड फॉर देयर सब्सिस्टेंस एंड प्रिजर्व देयर एफिशिएंसी, जिससे वो अच्छा लाइफ जी सकें इफ़िशियंसी के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं डेफिनेशंस। आप मुझे ये बताओ कि ये वाला एक्ट कब एनेक्ट हुआ था। मैंने अभी इसकी डेट ऊपर बताई थी, ये देखो मैंने मेंशन किया था 15, मैंने खुद ही बता दिया ये आपको, 15/3/1948 को ये एनेक्ट हुआ था, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं डेफिनेशंस। मैं डेफिनेशन इसकी अकॉर्डिंग टू सेक्शंस करवाऊंगी, और जो इम्पोर्टेंट है वो सारा मैं इस लेक्चर में ही कवर करूँगी, और ट्राई करूँगी कि ये लेक्चर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर ये लेक्चर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होता, दैन मैं इसके 2 पार्ट्स लेके आऊँगी। और पहले कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे थे UGC नेट वगैरह के, तो मैंने ये एक्ट ना करवा के डायरेक्ट MCQs करवाए थे। आप वो वाला वीडियो भी वहाँ पर देख सकते हो, MCQs, मिनिमम वेजेस का MCQs, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है।
इसकी एप्लीकेबिलिटी है टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में इसकी एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड डेफिनेशन, सेक्शन 2 है एडोलसेंट। एडोलसेंट क्या कौन होता है? एडोलसेंट मीन्स ए पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 14 ईयर ऑफ एज बट नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर। एडोलसेंट का मतलब है जिसने 14 साल तो कंप्लीट कर लिए हैं पर 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है। किसी किसी एक्ट में ये एडोलसेंट की जो डेफिनेशन है, किसी किसी एक्ट में ये 15 साल भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस एक्ट में 14 साल है और किस एक्ट में 15 साल है। अब आते हैं हम सेक्शन 2AA एडल्ट। एडल्ट का मीनिंग क्या इसमें बताया गया है? इसमें बताया गया है एडल्ट मीन ए पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स ऑफ एज। एडल्ट का मीनिंग है जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और एडोलसेंट का मतलब है जिसने अपने 14 साल कंप्लीट कर लिए हैं पर 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं। तो आप इसमें डिफरेंस, इसमें कंफ्यूज मत होना कि एडोलसेंट और एडल्ट में क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर है, जैसे वहाँ पे अगर रेलवे का काम हो रहा है या माइन का हो रहा है या फिर ऑयल फील्ड का हो रहा है या फिर मेजर पोर्ट है, तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर कोई शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है और अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी। मतलब इन तीनों के अलावा कोई अदर एम्प्लॉयमेंट आता है, वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में लिस्टेड है, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये मैंने बेयर एक्ट की लाइन बाय लाइन इसलिए कॉपी नहीं किया है क्योंकि बेयर एक्ट में बहुत टफ लैंग्वेज में ये समझाया हुआ है, तो मैंने ईजिली आपको मैंशन कर दिया है कि रेलवे, माइन, ऑयल फील्ड और मेजर पोर्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इनके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनमें आती है स्टेट गवर्नमेंट। अब देखते हैं चाइल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या कन्फ्यूजन हो सकती है। एक डेफिनेशन हो गई चाइल्ड की, एक डेफिनेशन हो गई एडल्ट की, और एक डेफिनेशन हो गई एडोलसेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है। अभी मैंने आपको अडल्ट और एडोलसेंट में क्या डिफरेंस बताया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको रिकॉल भी रहेगा अच्छे से। अब हम देखते हैं चाइल्ड। चाइल्ड 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 का सेक्शन है सेक्शन 2BB, ठीक है। हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14 ईयर ऑफ एज। जिसने अपनी उम्र के 14 साल कंप्लीट नहीं किए हैं वो चाइल्ड है, ठीक है। और एडल्ट क्या है? जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिया है। एडोलसेंट क्या है? जिसने 14 साल कंप्लीट करे हैं लेकिन 18 साल कंप्लीट नहीं करे। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेक्शन 2C। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेक्शन 2C। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स द अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कैसे करती है? बाय नोटिफिकेशन इट्स ऑफिशियल गजट टू असर्टेन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये कैसे करती है? अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन लगा के निकाल कर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम क्या होता है? टाइम टू टाइम द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एप्लीकेबल करना एम्प्लॉयज़ के लिए जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में आपको बताऊंगी सेक्शन 4 में, वहाँ मैं आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आगे देखते हैं सेक्शन 2E एम्प्लॉयर। अब जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे ये डेफिनेशन बहुत टफ तरीके से दी हुई है, लेकिन मैंने इजी वे में बनाई हुई है। सेक्शन 2E एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर मीन एनी पर्सन हु एम्प्लॉय वन और मोर एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो एक और एक से ज़्यादा एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देता है इन एनी शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो शेड्यूल में मेंशन है। जैसे मान लो अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में एम्प्लॉयर कौन होगा? उस फैक्ट्री का मैनेजर ऑफ दैट फैक्ट्री, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर कौन होगा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और कोई लोकल अथॉरिटी है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर कौन होगा? वहाँ पे होगा CEO। अब बेयर एक्ट उठा के देख लेना, ये 3 बातें उसमें इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखी हुई हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको ईजी से ईजी वे में आपको क्लियर ये कर सकूँ। अब हम देखते हैं सेक्शन 2H वेजेस।
वेजेस क्या है? मीन्स अर्न रेम्युनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। तो यहाँ पर वेजेस का मीनिंग ये है कि बेसिक प्लस एचआरए इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि बेसिक प्लस एचआरए इंक्लूड होता है। और मिनिमम वेज में क्या होता है? मिनिमम वेज ना काइंड में पे नहीं होती, ठीक है। काइंड में मतलब काइंड में पे नहीं होती। अगर कोई कस्टमरी रूल पहले से बना हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी मिनिमम वेज काइंड में पे होगी, मतलब कैश में पे होगी। अदरवाइज कैश में मिनिमम वेज पे नहीं होती। और मिनिमम वेज ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार पेपर में कि किस आर्टिकल में मिनिमम वेज के बारे में बताया गया है, तो वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आर्टिकल 43 के में मिनिमम वेज के बारे में डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। अब मिनिमम वेज में क्या इंक्लूड होता है? मिनिमम वेज में क्या इंक्लूड होता है? जो भी पेमेंट आपकी मिलती है ना, वो मिनिमम वेज कहलाता है, ठीक है। इन टर्म ऑफ मनी, ऑल रेम्युनरेशन इन टर्म ऑफ मनी इंक्लूडिंग एचआरए। अब क्या इंक्लूड नहीं होता, ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कोई हाउस अकोमोडेशन है, वो इंक्लूड नहीं होगा। सप्लाई ऑफ फ्लाइट है, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। और आपका पीएफ भी इंक्लूड नहीं होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस भी इंक्लूड नहीं होगा। एंड ग्रेच्युटी भी आपका इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप कॉपी और पेन लेके बैठो और जो जो मैं बताती जा रही हूँ आप उसके नोट्स भी बनाते जाओ, ताकि आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप अपने हैंड रिटन नोट से रिवाइज़ करो। अपने हैंड रिटन नोट से रिवाइज़ करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और एग्ज़ाम में जब हम रिवीजन करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी भी टीचर की वीडियो बार बार ओपन करके उसको प्ले करें और देखें। तो बेटर होगा कि मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप अपने नोट्स भी हैंड टू हैंड बनाते रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीपीटी में मेंशन नहीं है। मैं आपको जैसे जैसे याद आती जा रही है मैं बता रही हूँ, और कुछ तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको ठीक लगे। अब देखते हैं सेक्शन 2I एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय मीन एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड एंड इंक्लूड एन आउट वर्कर। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय होता है कि जिसको हायर किया गया है रिवॉर्ड के लिए, पैसों के लिए, वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, वो भी एम्प्लॉय कहलाएगा। और मिनिमम वेज में आउट वर्कर को भी इंक्लूड किया गया है। देखो ये मैंने मेंशन किया है आउट वर्कर। आउट वर्कर कौन होते हैं? आउट वर्कर वो होते हैं जो किसी फैक्ट्री में या किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम ना करके अपने घर जाकर काम करते हैं, वो भी आउट वर्कर कहलाएंगे, जो उस एम्प्लॉयर का काम कर रहे हैं। जैसे सपोज़ करो कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वहाँ पे पैकिंग का काम वो अपने घर ले जाकर करता है, पैकिंग करता है, तो वो भी आउट वर्कर कहलाएगा। और उसे भी राइट है कि उसे मिनिमम वेजेस दिया जाए, ठीक है। अब एम्प्लॉय में डज नॉट इंक्लूड, कौन इंक्लूड नहीं होता? एनी मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ यूनियन, ठीक है। ये बहुत सिंपल है कि आर्म फोर्स वाले का कोई भी मेंबर इंक्लूड नहीं होगा मिनिमम वेजेस के एम्प्लॉय में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखते हैं हमारा सेक्शन 3 फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, ठीक है। हमें मिनिमम वेज का और फिक्सेशन देखना है, रिवीजन कैसे होता है। तो अब ये हम पूरा डीपली पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। देखो, shall fix minimum rate of wages for an employment specified in part 1 and part 2 of the schedule and aided by the नोटिफिकेशन। ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम फिक्स कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है? सेंट्रल के केस, रेलवे, माइन, ऑयल पोर्ट के केस में अलग होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये आपको मेंशन करना है। और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इनके अलावा जो होते हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अलग होती है। तो मिनिमम वेज कौन फिक्स करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। कैसे करती है? वो करती है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए के थ्रू। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में 2 पार्ट आते हैं, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या आता है? पार्ट 1 में आता है अदर इंडस्ट्रीज़। पार्ट 1 में आपका आएगा अदर इंडस्ट्रीज़, जैसे आपकी हो गई राइस की, कारपेट की, वेट की, है ना। ये मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ये अदर इंडस्ट्रीज़ हो गई। और पार्ट 2 में क्या आता है? पार्ट 2 में आती है ओनली एग्रीकल्चर। आप ये याद रखना कि पार्ट 2 में आती है ओनली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अब देखो पार्ट 1 में तो आती है अदर इंडस्ट्री और पार्ट 2 में आती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो क्या होता है? पार्ट 1 में एक स्टेट में पूरी इंडस्ट्री के लिए मिनिमम वेज सेट हो सकती है। जैसे आप ये मान लो कि जैसे ये एक
स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है। तो पार्ट 1 में क्या होगा, ये पूरी स्टेट के लिए ही मिनिमम वेज फिक्स हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया आपको? देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में जैसे ये 4 स्टेट हैं, ठीक है, और पार्ट 2 में हमें एग्रीकल्चर के लिए मिनिमम वेज फिक्स करनी है। तो इसमें क्या होगा कि अगर स्टेट चाहे या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो पार्सली फिक्स करती है, मतलब पूरी स्टेट के लिए फिक्स ना करके पर्टिकुलर एक जगह के लिए फिक्स कर देती है। क्योंकि क्या होता है, पार्ट 2 में आता है एग्रीकल्चर। मैं इसका आपको लॉजिक बता रही हूँ, आप यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर उठा के देख लेना, इतना डीपली पार्ट 1 और पार्ट 2 किसी ने नहीं समझाया होगा। पार्ट 2 में आता है एग्रीकल्चर। अब पार्सली वेज सेट क्यों होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में सभी किसानों की फसल और सभी की ज़मीन एक जैसी तो नहीं होती ना, तो इसलिए पार्ट 2 में पार्शली सेट होती है और पार्ट 1 में पूरी तरह सेट होती है, मतलब पूरे स्टेट के लिए सेट होती है। मिनिमम वेजेस में कितने शेड्यूल होते हैं, मिनिमम वेजेस में होते हैं 1 शेड्यूल्ड, इसमें 1 शेड्यूल होता है मिनिमम वेज में, और पार्ट होते हैं 2। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप ये चीज़ सब नोट डाउन करते जाओ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे इस लेक्चर में क्या है। देखो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स रेट फॉर द स्टेट, ये मैंने आपको बताया कि पार्ट में भी फिक्स कर सकती है और फॉर एनी स्पेसिफिक स्टेट, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर होल स्टेट, और होल स्टेट के लिए किस में करेगी ये आपको मेंशन करना है, पार्ट 1 में करेगी या पार्ट 2 में करेगी, और पार्शली किस में करेगी, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपको मेंशन करना है। अभी मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले आपको बताया है, तो आपको मेंशन करो आप। और कितने टाइम में मिनिमम वेज रिवाइज होते हैं, तो वो होते हैं नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू एंड रिवाइज एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, 5 ईयर से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं सेक्शन 3 सब क्लॉज 2, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज कैसे फिक्स होता है, किन तरीक़ों से फिक्स होता है, तो ये फिक्स होता है ए मिनिमम टाइम रेट पे फिक्स हो जाता है, ठीक है। मिनिमम पीस रेट पे भी फिक्स हो जाता है, गारंटी रेट पे भी होता है और ओवर टाइम रेट पर भी होता है। गारंटी टाइम रेट पे क्या होता है, सॉरी, देखो गारंटी टाइम रेट उनका भी मिलता है, मैं इसका बता रही हूँ आपको, गारंटी टाइम रेट उनका भी मिलता है जो पीस वर्क पे काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो पीस वर्क पे काम करते हैं, मतलब ये होता है कि मिनिमम उनको 300 पीस बनाने हैं। अब एग्जांपल देखो, मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ, इसे रब कर देती हूँ। मिनिमम आपको 300 पीस बनाने हैं, ठीक है, और कितने बनाने हैं, 10 रुपये के हिसाब से। तो कितने हो गए आपके, 3000 रुपये हो गए, है ना, 3000 रुपये हो गए। लेकिन एम्प्लॉय बना पाया 200 पीस, ठीक है, तो 10 रुपये के हिसाब से कितने हो गए, 2000 रुपये, है ना। तो 2000 रुपये ना दे के उसको 3000 रुपये देगा, जो पेमेंट 300 पीस के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये गारंटी रेट है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको इसमें? अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। गारंटी रेट मैंने आपको समझा दिया, मिनिमम पीस होता है कि जितने पीस बनाए उसके हिसाब से, और गारंटी रेट के हिसाब में बताया था कि आप गारंटी रेट में मिनिमम पीस के हिसाब से भी दे सकते हैं, ओवर टाइम के हिसाब से, मतलब अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है, और मिनिमम टाइम रेट मतलब जो कंपनी ने फिक्स किया है मिनिमम टाइम, कितने टाइम काम करना होगा उसके हिसाब से। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन 3 सब क्लॉज 3, इन फिक्स इसका डिफरेंट मिनिमम रेट्स, मतलब इसका है इन फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम रेट वेज कैसे कर सकते हैं। देखो ये कैसे कर सकता है, बाय द आवर भी फिक्स कर सकता है, बाय द डे भी कर सकता है, और बाय द मंथ भी कर सकता है, बाय सच एज अदर लार्जर पीरियड भी कर सकता है, ठीक है। एज में प्रिस्क्राइब एंड वेयर सच रेट आर फिक्स बाय द डे और बाय द मंथ और मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर ए मंथ फॉर ए डे एज द केस में भी इंडिकेटेड। तो ये कैसे कर सकता है, इसकी ट्रिक मैंने बनाई है MDH पेपर में। MDH से आप ऐसे याद रख सकते हो, बाय द मंथ भी फिक्स होती है, बाय द डे भी होती है, बाय द आवर भी होती है। पेपर में एक बार पूछा गया था, उसमें ऑप्शन दिया गया था बाय वीक, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। अब आप मुझे
ठीक है, ये हो गया आपको। और ये कैसे कैसे होता है अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैंने पीपीटी में मेंशन नहीं किया हुआ तो सॉरी, मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 में एक चीज़ और है, ये और किन तरीक़ों से फ़िक्स होता है, तो ये होता है डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के में भी फ़िक्स होता है, और डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क इन सेम शेड्यूल में भी फ़िक्स होता है। ये एडोलसेंट, अडल्ट, चिल्ड्रन और अप्रेंटिस के लिए भी फ़िक्स होता है, और ये डिफरेंट लोकेलिटीज़ के लिए भी फ़िक्स होता है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। बाकी जब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन 4, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या है सेक्शन 4 में, ये 3 तरीके से फिक्स करती है, ठीक है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ये मैं आपको बताती हूँ। एक होता है बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंसेस। जब भी गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करती है ना, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिक देखती है प्लस स्पेशल अलाउंसेस देखती है, जो विच वैरी विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है, हर सिटी का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अलग होता है। ये डिफरेंट करता है स्टेट टू स्टेट या अदर सिटी टू सिटी। जैसे आप दिल्ली में रहोगे तो वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अलग है। आप मुंबई में ज्वाइनिंग लेते हो तो वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अलग है। मतलब मुंबई में महंगाई ज़्यादा है तो वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अलग होगा, दिल्ली में कम है तो दिल्ली का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होगा, ठीक है। सेकंड वो देखती है बेसिक प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, कि हमारे जो मटेरियल है लाइक फूड क्लोथ, उनकी कैश वैल्यू को ध्यान में रखती है, जो कंसेशनल होती है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इतने कैश वैल्यू का आप दे सकते हो। एंड थर्ड वन इज एंड ऑल इंक्लूसिव रेट विच इज़ इंक्लूड, जिसमें थर्ड में क्या होता है, बेसिक होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है, कैश, ये तीनों होते हैं। तो इन समरी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिनिमम वेज फिक्स करते टाइम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखती है, बेसिक रेट ऑफ वेजेस को ध्यान में रखती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को ध्यान में रखती है, स्पेशल अलाउंसेस को ध्यान में रखती है, और कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन को ध्यान में रखती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, मैं आपको हैंड टू हैंड बताती भी जा रही हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 5, फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तो इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि मिनिमम वेज को फिक्स करने का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। जब किसी भी शेड्यूल में मिनिमम वेज फिक्स करने होते हैं, पहली बार करने होते हैं या पहले से ऑलरेडी होते हैं या उनमें कुछ चेंज करना होता है, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट है मैनी कमेटी एंड सब कमेटी, क्या करती है, कमेटी और सब कमेटी अपॉइंट कर देती है ताकि वो इंक्वायरी कर सकें कि किस केस में हमें क्या मिनिमम वेज फिक्स करना है। क्योंकि गवर्नमेंट अब खुद तो जाएगी नहीं ना हर एम्प्लॉयर के पास पूछने के लिए, या हर सेक्टर में खुद तो नहीं जाएगी, तो इसलिए वो क्या करती हैं, इसलिए वो कमेटी और सब कमेटी अपॉइंट कर देती हैं जो कि इंक्वायरी करती हैं कि क्या मिनिमम वेज फिक्स होगा। तो अब जैसे गवर्नमेंट होती है, उन्होंने कमेटी और सब कमेटी अपॉइंट कर दी हैं, तो वो क्या करेंगी कि एक प्रपोजल निकालेंगी, पब्लिश करेंगी एक प्रपोजल ऑफिशियल गजट में, और जो पार्टीज़ हैं जो मतलब पूछेंगी उनसे आप बता दीजिए आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है। देखो जैसा ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है कि पब्लिश इट प्रपोजल इट्स इन द ऑफिशियल गजट एंड आस्किंग कमेंट फ्रॉम द अफेक्टेड पार्टी, कि मतलब जो मिनिमम वेज फिक्स होने वाले हैं उनके जो जितने भी मतलब वहाँ से उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे पूछेगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ आपका क्या इशू है। तो इसके लिए वो एक प्रपोजल पब्लिश करती है ऑफिशियल गजट में, और उसके लिए वो टाइम देती है, वो नॉट लेस देन 2 मंथ होता है, कि 2 मंथ में आप बता सकते हो कि आपकी क्या इश्यूज हैं। नॉट लेस देन बोला है मैंने, नॉट लेस देन 2 मंथ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कमेटी हमारी एडवाइस देती है, जो कमेटी और सब कमेटी अपॉइंट हुई हैं, वो अपनी एडवाइस देती हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकालती है। नोटिफिकेशन निकालने के बाद वो मिनिमम वेज रेट फिक्स कर देती है, ठीक है। इसमें जो कमेटी और सब कमेटी होती हैं, इसमें देखो जैसे ऑलरेडी आई हैव मेंशन द कमेटी एंड सब कमेटी एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इक्वल नंबर मेंबर ऑफ। जो भी कमेटी और सब कमेटी बनती हैं उनके मेंबर कितने नंबर में होते हैं, एम्प्लॉयर साइड से जो होते हैं और एम्प्लॉयज़ की साइड से जो होते हैं, इक्वल नंबर होते हैं, और इंडिपेंडेंट पर्सन
होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज करो कि 3 तो एम्प्लॉयर हो गए और 3 ही एम्प्लॉय की तरफ से हो गए पर्सन, और 1/3 होता है इसमें इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब ये होता है कि जो ना तो एम्प्लॉयर की तरफ से होंगे और ना ही एम्प्लॉय की तरफ से होंगे। तो ये टोटल कितने मेंबर होगा? टोटल होगा 9 मेंबर, क्योंकि अगर आप 9 का 1/3 ही निकालोगे तो ऑब्वियसली 3 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन देखने से पहले ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि एडवाइजरी बोर्ड डिफरेंट क्लास से रिकमेंडेशन लेगा, स्किल है अनस्किल क्लर्क के सुपरवाइजर के, उसके बाद उनको सुना जाएगा और उसके बाद मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 7 एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड कौन अपॉइंट करता है? एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। और इसका एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है, कमेटी के काम को और सब कमेटी के काम को जो अंडर सेक्शन 5 के थ्रू अपॉइंट हुई हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन सेक्शन 8। सेक्शन 8 में है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या होता है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो होती है ना, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को एडवाइस करती है। किस लिए करती है एडवाइस? कि किस लिए करती है एडवाइस? फिक्सिंग एंड डिवीजन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। जो हमारे जो हमें मिनिमम वेज फिक्स करने हैं उनको रिवाइज करने के लिए एडवाइस करती है, उनको फिक्स करने के लिए एडवाइस करती है। और जो हमारी एडवाइजरी बोर्ड का काम है उसको कोऑर्डिनेट करती है, मतलब एडवाइजरी बोर्ड क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, उसको कोऑर्डिनेट करती है ये। तो आई होप आपको सेक्शन 8 अच्छे से समझ में आ। नाउ सेक्शन 9। सेक्शन 9 में अभी आपको ऑलरेडी ऊपर समझा चुकी हूँ, जब मैं आपको कमेटी का कंपोजिशन समझा रही थी, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो सेक्शन 9 देखते हैं। अब ये कह रहा है ईच ऑफ द कमेटी एंड सब कमेटी एंड एडवाइजरी बोर्ड, इनमें कितने मेंबर होने चाहिए? नॉमिनेटेड कौन करता है? इन्हें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ठीक है। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय इक्वल नंबर में होते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टोटल मेंबर 9 है और उसमें से 3 होगा एम्प्लॉयर की तरफ से और 3 होगा एम्प्लॉय की तरफ से, और 9 का 1/3 ऑटोमेटिकली आ गया 3, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट पर्सन। ये मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल देके समझाया था। और जो वन ऑफ सच इंडिपेंडेंट पर्सन, और इन 3 में से जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू। आई होप आपको ये कमेटी का कंपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी के रिसेंटली जो एग्ज़ाम पैटर्न देखा गया है उसमें कमेटी का कंपोजिशन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। लेक्चर को 1-2 बार आप देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 है हमारा करेक्शन ऑफ एरर, ठीक है। करेक्शन ऑफ एरर सेक्शन नंबर 10। जब भी गवर्नमेंट जैसे मिनिमम वेज फिक्स करती है तो कई बार होता है कि क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है या अर्थमेटिकल मिस्टेक हो जाती है, तो उनको सही करने के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है? नोटिफिकेशन निकाल सकती है ऑफिशियल गजट में। सेक्शन 11 वेजेज इन काइंड सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में क्या है कि जो मिनिमम वेज होता है ना वो हमें शैल बी पेड इन कैश। हमें मिनिमम वेज तो हमें कैश में ही पे करना होता है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज वेयर देयर हैज़ बीन ए कस्टम पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज आइदर होली और पार्शली इन काइंड। कई बार होता है कि कई जगह पे कस्टमरी रूल होता है, तो उसमें ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको पार्शली काइंड में देना है, मतलब आधा कैश में देना है या पूरा कैश में देना है। लेकिन यहाँ पे कस्टमरी रूल अगर ऑलरेडी है तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। एंड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशन रेट। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि जो कमोडिटीज़ हैं उन्हें कंसेशन रेट पे देना चाहिए तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके लिए भी मतलब ऑथराइज कर सकती है और एक नोटिफिकेशन निकाल के ये सप्लाई के लिए कंसेशन रेट पे दे सकती है। आपको अभी तक मैंने जितने भी सेक्शन पढ़ाए हैं सेक्शन 1 to 11, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी इशू आता है या मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप बता सकते हैं। जैसे मैं आपको भी एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक एक्ट बनाया था, MCQs बनाए थे ग्रेच्युटी के, तो उसमें मैं अवेयर नहीं थी कि ग्रेच्युटी की लिमिट इंक्रीज हो चुकी है जनवरी में 20 लाख से 25 लाख। तो
मेरे ही ग्रुप में एक मिथिलेश नाम के पर्सन है, उन्होंने मुझे वहाँ करेक्ट किया था, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरी गलती थी तो उन्होंने करेक्ट किया, इट्स ओके। अगर कोई गलती हो जाती है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, बट इन ए पोलाइट मैनर, ठीक है। ओके। अब जैसे इस सेक्शन में, वेज इन काइंड सेक्शन में, सेक्शन 11 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर रही है, कमोडिटीज एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड कर रही है। तो अगर ये कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड कर रही है तो ये भी मिनिमम वेज में ही काउंट किया जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब देखते हैं हम हमारा सेक्शन पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, कि सेक्शन 12 के अंदर हमें मिनिमम वेज की पेमेंट कैसे करनी है। तो इसमें क्या मेंशन है, इसमें मेंशन है द मिनिमम वेज हैज़ टू बी पेड विदाउट एनी डिडक्शन। हमें मिनिमम वेज जो देनी है विदाउट एनी डिडक्शन की देनी है, मतलब कोई डिडक्शन नहीं करनी है, अदर देन स्टैच्यू डिडक्शन। अदर देन स्टैच्यू डिडक्शन का मतलब है अगर गवर्नमेंट ने कोई डिडक्शन एप्लीकेबल की हुई है तो वो तो होगी, लेकिन एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से कोई भी डिडक्शन नहीं करेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस लेस द मिनिमम वेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ लेस परफॉर्मेंस और आउटपुट इज कॉल्ड इलीगल। अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, मिनिमम वेज से कम पेमेंट करता है, एम्प्लॉय को मिनिमम वेज से भी कम देता है, तो वो और उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कम मिनिमम वेज पे करता है, तो ये टोटली इलीगल ही कंसिडर किया जाएगा। अब सेक्शन 13 पर आते हैं। सेक्शन 13 पे है फिक्सिंग आर फॉर ए नॉर्मल वर्किंग डे। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इतना राइट होता है कि वो ये मान सकती है कि एक दिन में कितने आवर काम करना है, या एक वीक में कितने आवर काम करना है, या कंपनसेटरी हॉलीडे कैसे देना है, वो सब राइट्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे फॉर एडल्ट एंड वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, जो एडल्ट और वर्कर फैक्ट्री में वर्क करते हैं उनके लिए वर्किंग आवर क्या होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये है द डेली आवर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 9 आवर विद 1 आवर रेस्ट इंटरवल। विद 1 आवर रेस्ट इंटरवल में क्या कह रहा है, जैसे हमारे वीक में कितने दिन होते हैं, हमारे वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। 7 डेज होते हैं ना हमारे वीक में, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि 7 डेज में एक ऑफ दे सकती है। अब वो एक ऑफ कौन सा होगा, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर पर एक ऑफ 7 डेज में देना कंपलसरी है। और आपको एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकता एम्प्लॉयर, मोर देन 9 आवर, ठीक है। विद 1 आवर रेस्ट इंटरवल, जिसमें 1 आवर आपका मतलब लंच ब्रेक या कुछ भी आप कह सकते हो, रेस्ट इंटरवल भी इंक्लूड है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर, अब वर्किंग आवर वीक के कितने बताए गए हैं इसमें, इसमें वीक के बताए गए नंबर ऑफ वर्किंग आवर शुड नॉट एक्सीड 48 आवर इन ए वीक विद ए वीकली हॉलीडे। मतलब एक वीकली हॉलीडे में तो मैंने आपको ये डिफाइन कर ही दिया है, ये वाला, ठीक है। और आपके एक वीक में कितने आवर होने चाहिए, 48 आवर होने चाहिए। प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी हॉलीडे ओवर टाइम इफ़ वर्किंग ऑन हॉलीडे। अगर कोई भी एम्प्लॉय छुट्टी वाले दिन काम करता है तो उसको उसका कंपनसेटरी ऑफ मिलना चाहिए या फिर ओवर टाइम वेजेस मिलने चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 14, ओवर टाइम वेजेस, ठीक है। इफ़ द पर्सन हैज़ वर्क मोर देन 48 आवर इन ए वीक देन द एक्सेस आवर वर्क विल बी ट्रीटेड एज ओवर टाइम। जैसे सपोज करो आपको एक वीक में 48 आवर्स काम करना है, ठीक है। 48 आवर्स काम करना है, लेकिन आपने 48 ना करके 58 आवर काम कर लिया, तो आपने कितने ज़्यादा काम किया, आपने 10 घंटे ज़्यादा काम कर लिया। तो आपको जो पेमेंट होगा ना, ये जो आपका 10 आवर्स होगा, ये ट्रीटेड होगा एज ए ओवर टाइम, ठीक है। और ओवर टाइम रेट कैसे मिलेगा, ओवर टाइम रेट विल बी ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल वेज रेट। जो आपको नॉर्मल वेज रेट मिल रहा था उसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 15, वेजेस फॉर ए पर्सन हु हैज़ वर्क लेस देन नॉर्मल वर्किंग आवर। उस पर्सन को नॉर्मल मतलब वेजेस कैसे मिलेंगे जो नॉर्मल वर्किंग आवर से कम काम करता है। तो इसमें दो केस आते हैं, अब मैं आपको केस बताती हूँ, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया, एम्प्लॉयर कुड नॉट प्रोवाइड द एक्टिविटीज ऑफ द जॉब देन द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फुल सैलरी। सपोज एम्प्लॉयर को इसको ऐसी एक्टिविटी नहीं देगा या कोई ऐसा काम नहीं देगा कि उससे, सपोज करो जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, एक एम्प्लॉयर है,
ठीक है, एक एम्प्लॉयर है, उसके यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉय की शिफ्ट जो होती है ना, वो होती है 8 घंटे की। 8 घंटे की होती है, एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है। लेकिन एम्प्लॉयर के किसी रीजन की वजह से एम्प्लॉय ने काम किया 4 घंटे या 6 घंटे, तो उसको उस डे की सैलरी पूरी कंसिडर होगी। ये नहीं कि हाफ डे माना जाएगा, पूरी कंसिडर होगी। मतलब अगर एम्प्लॉयर खुद काम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, ठीक है, उसको, या आप कह सकते हो कि जैसे रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया या मशीन ख़राब हो गई या कोई इशू हो गया, तो उसमें एम्प्लॉयर की गलती है, एम्प्लॉय की नहीं है। एम्प्लॉय तो काम करने आया है, तो इस केस में जो सैलरी होगी वो पूरी दी जाएगी। और सेकंड केस ये होता है, एम्प्लॉय हैज़ नॉट वर्क ड्यू टू हिज विलिंगनेस। अगर एम्प्लॉय खुद अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, द एम्प्लॉय इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव फुल सैलरी, तो एम्प्लॉय को फुल सैलरी नहीं मिलेगी। एम्प्लॉय का राइट नहीं है कि उसे फुल सैलरी दी जाए। सपोज कोई एम्प्लॉय है, वो आता है काम करने के लिए, 8 घंटे की शिफ्ट है, लेकिन अपनी मर्जी से वो 4 घंटे काम करता है, और काम होने के बाद भी वो 4 घंटे काम नहीं करता, वो खाली बैठा रहता है, तो उसका जो सैलरी का राइट होगा वो फुल सैलरी का राइट नहीं होगा, उसका उतना ही राइट होगा जितना उसने काम किया है। आई होप आपको ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 क्या है? वेज फॉर 2 और मोर क्लासेज ऑफ वर्क। इसमें मैं आपको समझाती हूँ। वेयर एन एम्प्लॉय डज 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क टू ईच ऑफ विच ये डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इज एप्लीकेबल। सपोज एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय एक्स है, ठीक है, एम्प्लॉय एक्स है, वो एक ही कंपनी में 2 तरह का काम करता है। एक तो मान लो कि स्वीपर का भी काम कर रहा है, स्वीपर का काम करते करते उसको क्या 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 दिया कि स्वीपर का काम मत कर, वो काम ख़त्म हो चुका है, तो एक काम कर, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में चला जा और वहाँ पे मशीन चला ले। तो इन दोनों के मिनिमम वेजेस अलग अलग होंगे ना। तो इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर वो 2 से अधिक क्लास के काम कर रहा है, तो उसकी जो पेमेंट होगी वो इन दोनों की जो मिनिमम वेजेज होगी उसके हिसाब से होगी। मतलब स्वीपर की जो मिनिमम वेजेज है वो स्वीपर वाले केस में उसमें होगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग वाले में उसमें मैन्युफैक्चरिंग वाले के हिसाब से होगी। ऐसा नहीं कि आप उससे काम तो करवा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन पेमेंट आप उसको कर रहे हो स्वीपर की, तो ये गलत होगा। अब सेकंड केस हम देखते हैं। द एम्प्लॉयर पे टू सच एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम रिस्पेक्टिवली occupied in such case class of work wages at not less than the minimum इन फोर्स रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच क्लास। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है अभी पहले वाले पॉइंट में। तो चलो अब आगे देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17, मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क। वेयर एन एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क रेट। अगर कोई एम्प्लॉय पीस वर्क रेट पर एम्प्लॉयड किया गया है, फॉर विच मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट ए मिनिमम पीस रेट हैज़ बीन फिक्स अंडर दिस एक्ट। तो और मिनिमम पीस रेट फिक्स नहीं किया गया है, द एम्प्लॉयर शैल पे टू सच एम्प्लॉय वेज एट नॉट लेस देन द मिनिमम वेज। तो इस केस में एम्प्लॉय को मिनिमम टाइम रेट से मिनिमम वेज से कम नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 18 में आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन रजिस्टर। और रजिस्टर में क्या क्या पर्टिकुलर होनी चाहिए? पर्टिकुलर ऑफ एम्प्लॉय पर्सन होना चाहिए, वर्क परफॉर्म उसने क्या परफॉर्म किया है, वेजेस उसको क्या पे वेजेस पे की जा रही है, ही रिसिप्ट गिवन बाय देम, और जितनी भी ईच एंड एवरीथिंग है वो सब इसमें रजिस्टर में मेंटेन होनी चाहिए। सेक्शन 19 मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। सेक्शन 19 में आप मेंशन कर लो। सेक्शन 19 में आता है आपका इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर आता है सेक्शन 19 में। और सेक्शन इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? ये अपॉइंट करते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है, एविडेंस मांग सकता है, प्रीमिसेस में आ सकता है, तो ये सब काम होता है इंस्पेक्टर का। अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर 20। अब हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 में मैं आपको समझाऊंगी क्लेम। A labor commissioner or any other appointed authority is authorized to hear claim regarding non payment of minimum wages। अगर हमारी मिनिमम वेज की पेमेंट नहीं हुई है, तो उसके लिए हमारा क्लेम कौन सुनेगा? उसके लिए हमारा क्लेम सुनेगा, इसलिए मैं आपको डीपली क्लियर करूँगी। इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, जो एनी हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का कमिश्नर होगा वो होगा। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है
तो वो क्या होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर। इसमें मेंशन नहीं हुआ है पीपीटी में, आप ये नोट डाउन करो, क्योंकि हर चीज़ अगर पीपीटी में होगी तो आप अपने नोट्स खुद नहीं बनाओगे, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है, बट मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में क्या होगा, एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और स्टेट गवर्नमेंट के केस में क्या होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर, ठीक है। और एनी अदर ऑफिसर विद एक्सपीरियंस एज ए जज ऑफ ए सिविल कोर्ट, और एक ऑफिसर होगा जो जज होगा सिविल कोर्ट का, ठीक है। तो इसमें अब क्लेम का टाइम क्या होता है, क्लेम का टाइम क्या होता है, अगर आपको मिनिमम वेज लेस मिल रही है, मतलब आपको मिनिमम वेज लेस मिल रही है, ठीक है, तो क्लेम का टाइम होगा इसमें 6 मंथ, ठीक है। और अगर आपकी रॉन्ग डिडक्शन हो गई है, डिडक्शन रॉन्ग हो गई है, तो इसमें क्लेम का टाइम होगा 12 मंथ। ये क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत आता है कि अगर रॉन्ग डिडक्शन है तो 12 मंथ है, और मिनिमम वेज कम मिल रहा है तो 6 मंथ है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर पर फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं तो एम्प्लॉय पर 50 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी। और अगर क्लेम जब हमारा ये हो जाएगा तो हमारा क्लेम कैसे रिसीव होगा, क्लेम रिसीव होगा 10 टाइम पेमेंट ड्यू प्लस, ठीक है, जो हमारा भी क्लेम है वो 10 टाइम बढ़कर हमें मिलेगा, और जो हमारी पेमेंट ड्यू है प्लस कंपनसेशन 10 रुपीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 22, पेनल्टी। पेनल्टी क्या होगी, ठीक है, ऑफेंस क्या होगा, पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम वेज टू एम्प्लॉय। अगर कोई भी एम्प्लॉय को मिनिमम वेज से भी कम देता है तो इसमें क्या केस होगा, इसको इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 6 मंथ, ठीक है, और फाइन होगा 500 रुपीज़, ठीक है, 500 रुपीज़ और इम्प्रिजनमेंट, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो पेनल्टीज आपको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं और इजी वे में आपको क्लियर कर सकूं। अगर आपको कोई किसी भी सेक्शन में कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगी, वहाँ से आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों का भी एग्ज़ाम क्लियर हो सके। थैंक यू for watching my this lecture, and bye bye guys, have a nice day.